आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों के दरमियान अपोजिशन ने सत्ताधारी दल को बैठे बिठाए एक नया अभियान दे दिया है। दरअसल विपक्ष के परिवार वाले तानों को बीजेपी ने अब अपना हथियार बना लिया है। आज जब लालू यादव ने परिवार को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा तो पीएम मोदी ने बड़ी ही सरलता के साथ इसको लिया और तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा के दरमियान कहा कि पूरा देश उनका परिवार है। इसके बाद बीजेपी के ज्यादातर लीडरान जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, संबित पात्रा समेत टॉप बीजेपी नेताओं ने अचानक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रोफाइल के बायो को अपडेट कर दिया और लिखा कि मैं हूं मोदी का परिवार। हालांकि बीजेपी लीडरान के बायो अपडेट करने के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि लगता है कि मेले में खोया हुआ परिवार मिल गया है। इन तमाम इल्जामात के दरमियान मोदी का परिवार एक नया अभियान बनता नजर आ रहा है। ठीक ऐसा ही 2019 के इलेक्शंस में भी देखने को मिला था। जो विपक्ष के द्वारा चौकीदार ही चोर है कहा गया था तो तमाम आमो खास लोगों ने मैं भी चौकीदार अपने बायो में जोड़ लिया था और एक लहर बनाने की कोशिश की गई थी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसको खूब भुनाया भी गया था। ऐसे में सवाल किया जा सकता है कि आखिर कैसे अपोजिशन के हमलों को बीजेपी अपने हक में इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती है और अपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे बेरोजगारी, महंगाई जैसे संगीन या यूं कहिए संजीदा और बुनियादी मुद्दे भी माहौल बनाने में नाकाम रह जाते हैं। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनीष साहब रहेंगे हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखलाक साहब रहेंगे और आपकी तरफ से मीनाक्षी शर्मा जी रहेंगी। कांग्रेस आज हमारे साथ नहीं है, आप और समाजवादी पार्टी रहेंगे क्योंकि कांग्रेस को कुछ काम थे, मसरूफियत थी, तो जाहिर तौर पर आप अलायंस के हिस्सा हैं तो जाहिर तौर पर आप बात रखेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ नवेद शिकोह साहब रहेंगे। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी से। मनीष साहब, 2019 में बहुत सुना था हमने कि चौकीदार ही चोर है और किस तरह से उसको भुनाया गया था वो हमने देखा था, और इस बार मैं हूं मोदी का परिवार, इसको भुनाने की कोशिश हो रही है। एक अभियान बनता नजर आ रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी को? नमस्कार आपको भी और आपके जितने व्यूअर्स हैं और मेरे को पैनलिस्ट हैं सबको। देखिए, ये जो बात लालू प्रसाद यादव जी ने जो ये बात कही है, ये बहुत निचले स्तर की बात है। इस तरह का जो पर्सनल अटैक उनके ऊपर हुआ है और सबको पता है कि मोदी जी ने क्या देश के लिए किया है और गुजरात प्रदेश के लिए क्या किया है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बहुत ही शर्मनाक है और सारा देश उनके साथ है, तो इसमें भुनाने की कोई बात नहीं है। ये तो अंदर से, अंतर्मन से सबके मन में ये फीलिंग है कि मोदी जो है हमारे परिवार है। तो सर, ये फीलिंग पहले क्यों नहीं जागी? लोग ऐसा कहते हैं। मनीष साहब, पहले क्यों नहीं जागी, आज ही क्यों जागी? नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का ऐसा घटिया विपक्ष तो लगातार कहता है परिवार को कि अपना परिवार नहीं है। अखिलेश यादव को सुना, राहुल गांधी को सुना। जब पिछली बार भी देखिए राहुल गांधी ने ऐसा बात कहा था, तो चौकीदार चोर है, तो पूरे देश ने उनको पूरा अच्छे से तमाचा मारा और सबको पता है कि इलेक्शन में क्या हुआ। तो वैसे ही जो है इस बार जो है भारत की जो जनता है वो एक तमाचा लालू प्रसाद यादव को, जो कि सजा याफ्ता आदमी है, जो उनको तो जेल में रहना चाहिए था, अभी वो यहाँ है बैठे हुए हैं, उनको तो कोर्ट की तरफ से थोड़ी बहुत राहत मिली हुई। तो ऐसा आदमी स्टेज पर आकर के इस तरह की घटिया बातें कहे तो लाजमी है कि पूरे देश के लोग जो है इस पर गुस्सा होंगे और उनको जवाब भी मिलेगा और बिहार के इलेक्शन में भी उन्हें जवाब मिलेगा। बाकी देश में भी जो है जो लोग उनका साथ दे रहे हैं उनको भी जवाब मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी का रुख करूंगा। अखलाक साहब, स्वागत है, खैर मकदम है आपका। सेल्फ गोल होता दिखाई दे रहा है क्या? परिवार को लेकर अखिलेश यादव भी बार बार बोलते रहे हैं, बाकी जो आपके गठबंधन के साथी हैं वो भी लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन किस तरह से उसको अपने हक में हथियार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंची होगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबको मेरा सलाम और नमस्ते। आपने कहा ठेस पहुंची, नहीं हमें क्यों ठेस पहुंचेगी भाई, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। अगर आज मोदी जी के लोगों ने कबूला कि वो उनके परिवार के हैं तो हम तो स्वागत करते हैं कि उनके परिवार के लोग कम से कम, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पिछले वाले मिल गए हैं, तो कम से कम मिल गए हैं। और जो आम नागरिक की जो परेशानी है, जो आम नागरिक के घर में परेशानी, परिवार में परेशानी, महंगाई, रोजगारी और भी चीजें हैं, वो अब शायद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ में आएगी कि जो इतना बड़ा परिवार मिला है जो अब तक नहीं था, 135 करोड़ देश जनता का परिवार अब तक नहीं था, अब हो गया है, तो मैं समझूंगा कि वो महंगाई पे भी ध्यान देंगे, बेरोजगारी पे भी ध्यान देंगे और रोजगार पे भी ध्यान देंगे।
और परिवार देखिए एक हुआ है, तो परिवार तो हमारे सारे किसान भाई भी इनके होंगे, परिवार हमारे महिलाएं भी इनकी होंगी, जो 59,000 शिक्षक भर्ती यूपी में धरना दे रहे हैं 2 साल से, वो भी इनके होंगे, और बिल्किस बानो भी इनकी परिवार वाली होंगी। और देखा जाए तो जितने बेरोजगार घूम रहे वो भी तो परिवार के होंगे साहब। तो अगर परिवार के हो गए तो उन लोग की आवाज उठा दें, परिवार के हो गए जो किसान धरना दे रहा है उनसे जाके बात कर लें, परिवार के हो गए हैं तो जो रोजगार घूम रहे हैं, अभी पेपर लीक कराने वाली बात हो गई है, कितने पेपर लीक हुए यूपी के अशफाक अंदर। साहब, वो तो प्रधानमंत्री ने आज भी उस बात को गिनाया या दोहराया। उन्होंने कहा पूरा 140 करोड़ भारतीय मेरे भाई हैं, मेरा परिवार है, तो उसमें तो सभी लोगों को उन्होंने पहले ही शुमार कर लिया। तो उन परिवारों के ऊपर जब अत्याचार होता है तब क्यों खामोश हो जाते, तब मन की बात करने क्यों नहीं आते? मैं तो ये सवाल पूछना चाहूंगा कि मोदी जी के जो परिवार वाले लोग हैं तब क्यों शांत हो जाते? आज देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो गया पुलिस भर्ती का, 6 साल बाद पेपर आया, नौकरी दी गई, वो लीक हो गया। वो छोड़ दीजिए, आज सुनने में तो ये है जो पुख्ता है कि यूपी बोर्ड के और एसएससी और सीबीएसई बोर्ड के पेपर तक लीक हो जा रहे हैं। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना साहब, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, पेपर लीक होके कैंसिल हो जा रहा है। तो परिवार अगर हुआ है, पिछले लोग मिले हैं, तो उनकी परेशानियों का भी हमारे प्रधानमंत्री जी याद रखेंगे, बेरोजगारी की और महंगाई की भी चीजों का याद रखेंगे। केवल लिखने से मैं मोदी का परिवार इससे नहीं हो जाता, असली परिवार तो इनका अलग हटा पड़ा है। असली परिवार के पास तो ये है नहीं, बस ये एक ट्रेंड ही चला सकते हैं कि बस ये एक्स के द्वारा कि मेरा परिवार और उनका परिवार, इसी में भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह जाएगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे। मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मीनाक्षी जी, क्या ये जो मैं मोदी का परिवार वाला जो ये अभियान शुरू किया गया है, कि इसी के जरिए, इसी के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, मीनाक्षी जी सुन पा रही हैं आप? बहुत कम आवाज आ रही है आपकी सदन जी, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पा रही हूँ। मैं समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि ये जो आज मोदी का परिवार का अभियान शुरू करने की कोशिश हुई है, क्या इसके सहारे हैट्रिक लगाई जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? काफी है ये? देखिए, जो ये मोदी जी का परिवार का अभियान है, वैसे तो देश के 140 करोड़ लोग आपस में भाई बहन ही हैं, सब परिवार ही है जी। तो वो मोदी जी का परिवार नहीं है, वो आपस में सब एक दूसरे का परिवार है, तो पूरा देश एक दूसरे का परिवार है। रही बात हैट्रिक लगाने की, तो मोदी जी को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, बीजेपी को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। जब आप, वैसे तो वो कहते हैं कि 400 पार, लेकिन जब उनको अपने पर भरोसा है तो क्यों उनको नीतीश जी के पैरों में गिरना पड़ गया? आप बताइए मुझे जरा, क्यों उन्हें ओपी राजभर जी के साथ गठबंधन करना पड़ गया? क्यों उन्हें जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते थे उनको आज शामिल करना पड़ गया? क्योंकि उनकी बहुत हालत खराब है। वो जो दिखा रहे हैं अंदर से, वो अंदर बिल्कुल बेचैन है और बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं उसने उनकी जड़ें हिला दी हैं। लेकिन उन्होंने उनकी जड़ें हिला दी हैं, क्योंकि मोदी जी को ये पता है कि मैं जनता के बीच में लेकर क्या जाऊंगा, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी हमारी जीत की गारंटी है, हमने जो काम किए उसी की बुनियाद पर हमें जीत मिल जाएगी। देखिए, मुझे जब काम की बात करते हैं तो हंसी आ जाती है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा काम लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने इतने सारे नारे दिए थे तो सारे जुमले निकले। उन्होंने काले धन की बात की थी, पता नहीं वो कैसे गुलाबी धन हो गया है। कैसे उन्होंने 15 लाख लाने की वादा किया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। आज बल्कि देश की जो जनता से कर्जे में जरूर डुबो दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा जी बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, कहाँ उनसी गारंटी, वो गारंटी कहाँ चली गई? उन्होंने कहा जी बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ चली गई? आज मोदी जी के राज में किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो मुझे बताइए वो काम किसके लिए गिनाएंगे? आज पूरे देश में कोई काम गिनाए तो अपने कामों के लेकर जाए तो सही। मुझे बताइए मोदी जी ने क्या काम किया? आज किसी भी मोदी जी के जो समर्थक है उनसे पूछिए कि बताइए मोदी जी ने 3 काम बहुत अच्छे कौन से किए जिनसे आपको फायदा मिला हो। आज वो 3 काम गिना नहीं पाते हैं मोदी जी के, तो कौन से काम लेकर जाएंगे मोदी जी? नहीं, कुछ अखबार तो देख मैम आप भी पढ़ती हैं। गारंटी तो वो उनके जुमलों की गारंटी है। अभी आप रिसेंटली देख लो, राजस्थान में उन्होंने कहा जी 450 का सिलेंडर देंगे, और जैसी जनता को धोखा दे दिया, जीत गए और कहा जी हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो उनकी गारंटी इस तरीके की गारंटी है, तो वो जुमलों की गारंटी है उनकी, मतलब उनके जो गारंटी समझ लो वो जुमला है। तो ये जनता समझ चुकी है और जनता इस बार मुद्दों पर वोट करेगी। इस बार जनता के लिए महंगाई मायने रखेगी, बेरोजगारी मायने रखेगी, महिला सुरक्षा मायने रखेगी, किसानों के लिए अपनी एमएसपी मायने रखेगी, जो अग्निवीर पे जो चेहरे बर्बाद हो रहे हैं हमारे जवानों के, वो मायने रखेगा, और हमारे जो देश कर्जे में डूब जा रहा है जनता के लिए वो मायने में रखेगा।
जो रुपया लुढ़कता जा रहा है वो मायने में रखेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे इस बार जनता वोट करेगी और इस बार जनता जड़ से उखाड़ के फेंक देगी बीजेपी को, आप देखिएगा। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं अपने पीसीआर से भी बोलूंगा कि इनकी आवाज को चेक कर लें। मैं आगे बढ़ा रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्ट के पास चलेंगे। नवेद शिकोह साहब के पास जा रहा हूं। नवेद शिकोह साहब, ये परिवार को लेकर जो तानाकशी विपक्ष के द्वारा की जाती है वो पहली मर्तबा तो नहीं है। हम लगातार एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहलिया यानी कि उनकी वाइफ को लेकर और उनके परिवार को लेकर, न सिर्फ पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इसमें घेरा जाता है। इन तमाम लोगों को लेकर ये बात लगातार विपक्ष के द्वारा की जाती है कि परिवार नहीं है, परिवार का दर्द नहीं समझते हैं। इसका इंपैक्ट होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कटाक्ष को अपने हक में इस्तेमाल किया, एज अ हथियार इस्तेमाल किया है, इसका फायदा मिलेगा क्या? देखिए, आप बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की तंज की और उसका जवाब देना नरेंद्र मोदी जी। लालू यादव और नरेंद्र मोदी बहुत ही परिपक्व, बहुत तजुर्बेकार, बहुत मैच्योर नेता है, मानना पड़ेगा। लालू के भाषण बहुत ही तंज वाले, हंसाने वाले और बहुत डेप्थ के होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत पसंद किए जाते हैं उनके भाषण। आज इस इतनी उम्र के बाद भी के भाषणों को करोड़ों लोग सुनते हैं। आज उन्होंने नरेंद्र मोदी पे सीधा अटैक किया, पर्सनल अटैक किया, यानी अच्छी बॉल फेंकी। नरेंद्र मोदी की यह खासियत है कि बॉल आप जितनी स्मूथ फेंको या जितनी फास्ट फेंको, बहुत अच्छा खेल लेते हैं, तो उनकी खासियत है। खासतौर से पर्सनल क्रिकेट के मैच में जब बॉलर कुछ फ्रस्ट्रेशन में होता है तो बॉल ऐसे फेंकता है कि बैटिंग करने वाले हाथ मुंह टूट जाए। और जब ऐसी बॉल फेंकता है और अच्छा बैट्समैन होते हैं तो वो इतनी अच्छी शॉट मारते हैं कि बाउंड्री पार हो जाती है। नरेंद्र मोदी की भी ये आदत है। नरेंद्र मोदी बहुत ही मैच्योर नेता है इस मामले में कि जब उन पर किसी भी किस्म का जरा सा भी पर्सनल अटैक होता है उसको अपने पिच पे खेल के उसका बहुत बड़ा फायदा उठा लेते। दो तीन चीजें हैं, चौकीदार चोर है, नीच, इस तरह के कुछ बहुत ही निम्न स्तर के बहुत ही छोटे शब्द जब इस्तेमाल हुए उस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचाया। इस बात का इतिहास गवाह है। हालांकि मैं नरेंद्र मोदी का जवाब, उसकी तारीफ करता हूं कि किस तरीके से वो पर्सनल अटैक को भुला लेते हैं और पार्टी में कितनी तेजी से कैंपेनिंग शुरू हो गई कि हमारे परिवार का हिस्सा है और उसका फायदा उठाने लगे, इमोशनल कार्ड खेलने लगे और लोगों को, जनता को, अपने कैडर को, अपने प्रशंसकों को, अपने वोटर को कनेक्ट करने लगे और कनेक्ट बहुत तेजी से इसकी ये कैंपेनिंग शुरू हो गई और उसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने लगे। और ये बात सही है, परिवार होता है, कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो अभिभावक ही होता है देश का, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है देश को संवारने, सजाने की और उसके सारी जरूरतें पूरी करने की। तो अभिभावक ही होता है, परिवार का हेड होता है और किसी भी प्रधानमंत्री का पूरा देश जो है परिवार का हिस्सा होता है, कोई नई बात। मैं एक बात को कहना चाहूंगा, लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो भी गलत नहीं, उनकी मंशा क्या थी उसको समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का अगर परिवार होता तो वो भी परिवारवाद करते, वो अपने बेटे को भी शायद सत्ता में जगह देते या उनके भी रास्ते खोलते। वो इसलिए कहा, उनकी मंशा जो थी बिल्कुल साफ थी, उसको हमें और आपको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सबका नाम लीजिए, बड़े बड़े नेताओं में, मेरा अपना खुद का एक सर्वे है, 50% बड़े नेताओं के परिवार के लोग सत्ता में काबिज हैं और वो अपनी राजनीतिक खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको मौका दे रही है। मैं 10 नाम गिना सकता हूं, वक्त कम है, 10 नहीं 50 गिना सकता। भारतीय जनता पार्टी की अटल की पीढ़ी से लेकर आज की पीढ़ी तक 50% ऐसे बड़े नेता हैं जहां परिवारवाद फल फूल रहा है। और आज एनडीए का कुनबा, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, 2 खेमे बन गए, एनडीए और इंडिया। एनडीए के कुनबे में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उनमें 99% उनके साथी सहयोगी घटक दल जो है वो परिवारवाद पर ही पार्टी चला रहे हैं। नहीं नाम ले सकता, समय कम है, आपकी बुरी बात नहीं रख पाऊंगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, नेताओं को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी तो यही मंशा थी लालू प्रसाद यादव की, भाजपा के सारे नेताओं में परिवारवाद चल रहा है, एनडीए के सारे दलों में परिवारवाद चल रहा है, आप भी चलाते अगर आप कभी, लेकिन उन्होंने उसको पर्सनल प्रोजेक्ट किया और उसका फायदा उठाया।
तो दिग्गज राजनीतिज्ञों का ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। लालू फेंकते भी बहुत अच्छा है, बॉल बहुत अच्छी फेंकते हैं, उसके तर्क होते हैं, उसके पीछे साफ मंशा होती है, लेकिन वो उसमें बाउंड्री पार कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी है। वो नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढते हैं, वो अंधेरे में रोशनी ढूंढते हैं, वो पत्थरों में से मोती ढूंढ लेते हैं। इसलिए आज वो भारत के सबसे बड़े नेता। ठीक है मनीष साहब, आपके पास आ रहा हूं। 400 पार का जो नारा दिया था वो इस अभियान के जरिए आगे बढ़ पाएगा? कामयाबी की जो ऊंचाइयां हैं या जो सीढ़ियां हैं उनके ऊपर आप आगे बढ़ पाएंगे? लग रहा है ये जो अभियान है जिसको आपने एज अ पॉजिटिव लेकर और अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की है, फायदा मिलेगा इसका? देखिए, आप इस सवाल को इनफैक्ट रिपीट कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी बोला आपको कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास एक लंबी फहरिस्त है कामों की। अगर आप क्योंकि आम की प्रवक्ता बोल रही थी तो मैं एक दो जवाब दे दूं। जिस आदमी ने ये कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, अपने बच्चों की कसम खा ली उसने, वो आदमी आज राजनीति में कूद रहा है। दूसरी बात, जिस आदमी ने कहा कि मैंने आज तक मुझे करप्शन नहीं करेंगे, उसके जो दाएं बाएं आगे पीछे सभी लोग जो है जेल में बंद हैं। जिसने अपना राजमहल बना के रखा हुआ है। तो ऐसे लोग किस तरह की बातें करते हैं। उनका मोहल्ला क्लिनिक को भी सबको पता है कि मोहल्ला क्लिनिक में कितनी बड़ी करप्शन हुई। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट फटकार लगाया आम आदमी पार्टी को कि आप इंक्रोचमेंट मत करें। वो तो कोर्ट की जमीन को भी इंक्रोच करके बैठे हुए हैं, जाने को तैयार नहीं है। तो किस पार्टी के नेता ने किस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब चलिए जरा हम लोग अगर आर्थिक चीजों की इनको जानकारी है तो पूरे देश को जानकारी हुई है कि पिछले क्वार्टर में हमारी जो अर्थव्यवस्था है 8.4% जीडीपी वो ग्रोथ रेट हुआ, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये काम का ये नतीजा है। तो देखिए, आप शब्दों से कुछ बातें बोल देने से जो सतह पर जो काम हुआ है वो काम नहीं बदलता है। 25 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। 70 से 80 करोड़ लोगों को कोविड के बाद जितनी भी परेशानियां हो रही थी उनको खाने को मिल रहा है। इसके अलावा देश में जो बिजली पहुंची है, पूरी करीब 100% जो है बिजली जो है घर घर में पहुंच चुकी है। रोड्स अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ रोड्स बने हैं हर दिन। जो आप देखेंगे मनीष जी, रोड बनाने को लेकर तो विपक्ष ये कहता है कि हमने जो काम किए थे, जो प्रोजेक्ट है उन्हीं को आगे बढ़ा के आप सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो मतलब देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है। उन्होंने किया था CWG का घोटाला। तो आप बता दीजिए कि किसी भी पार्टी ने आज तक कोई आरोप लगाया, कोई घोटाला हुआ है? आप बताएं। यूपीए तो घोटालों की पूरी सरकार थी, ठीक है। उनके साथ इन्होंने शीला दीक्षित जी को क्या क्या नहीं कहा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्या क्या आरोप नहीं लगाए, उन्हीं के साथ उन्हीं के गोदी में बैठे हुए हैं। तो ये क्या बात करेंगे? इनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये बात कर रहे हैं, इतनी हिपोक्रेसी। कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, अगर वो सुनाना शुरू कर दें तो उसकी क्या बात हो जाए। तो देखिए, ये सब बातें जो है कोरी बातें हैं और देश की जनता इन सब चीजों को देखती है और देश की जनता इस बार भी जवाब देगी। पिछले बार भी आम आदमी पार्टी जो है 7-0 जो हो गई थी, इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, शब्दों से आप किसी को बोल सकते हैं, 2 मिनट तक किसी को इंप्रेस कर सकते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे जो काम हुआ है और हर क्षेत्र में, चाहे वो विदेश नीति हो, देखिए विदेश नीति की हमारी जो चर्चा है और उसके बारे में जो सक्सेस के बारे में इवन शशि थरूर बात करते हैं, राइट। सब जितने भी कांग्रेस के टॉप नेता है वो कहते हैं कि हमारी खासकर खाड़ी के देशों में जो विदेश नीति बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। जिस तरह से हम लोग तेल लेकर के रशिया से आ रहे हैं और बड़ा अच्छा बैलेंस, डिप्लोमेटिक बैलेंस बना के रखे हुए हैं, तो दैट जो अमेरिका के साथ और रशिया दोनों के साथ बैलेंस बना हुआ है और हम लोग अपनी कंट्री को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वहां भी बहुत सफल है। अब चलिए, आप जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी आपने कर्नाटका में देख लिया कि किस तरह की हालत हुई, बट आप बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट होते थे यूपीए के समय में, वो कहाँ मिल रहा है यहाँ? चलिए जवाब ले लेता हूँ। अगर बातें आप करेंगे तो बहुत सारे हर क्षेत्र में आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आप। अभी वो जो पेपर लीक की थोड़ी बहुत मैं बात सुन सका कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। पेपर लीक, भारत सरकार ने अभी रिसेंटली जो है एक बड़ा बिल पास किया है जो इसी बात को सजा देने के लिए कि कोई भी अगर लीक करता है पेपर, किसी भी तरह की लीक होती है तो उनके लिए बहुत ही सख्त सजा है। आप बताइए कि यूपीए की सरकार ने क्यों नहीं बनाया या किसी राज्य सरकार ने ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं की? तो देखिए, ये सरकार बहुत सेंसिटिव सरकार है और हर चीज को देखकर किसानों के लिए भी कितनी सारी बातें हो रही थी।
लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा खरीद इसी सरकार ने पिछले 10 साल में किया। अगर पिछली सरकार सर, किसानों की बात आप कर रहे हैं, किसानों का अभी भी अगर आप देखेंगे ना दिल्ली में अभी भी हालात वही है। ट्रैफिक का सामना, जो फोर्सेस हैं वो अभी भी तैनात हैं, किसानों का डर तो अभी भी बना हुआ है। किसानों के साथ आपका मनमुटाव अभी कम नहीं हुआ है। कुछ लोग उसमें बहुत राजनीति आ चुकी है और उसमें बहुत कुछ डिसग्रंटल्ड लोग जरूर हैं, लेकिन जो आप पूरे देश के किसान देखेंगे वो बहुत खुश हैं। आपने देखा किसी देश के बाकी हिस्सों के किसानों को रोड पे आते हुए? ये कुछ किसान जो कि भटक गए हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बस उन्हीं की तरफ से ये हो रहा, और किसी की तरफ से ये नहीं है। और अगर अभी आप देखें तो ये आंदोलन अब ठंडा पड़ता जा रहा है, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित था। वो देश के किसानों की तरफ से वो कभी भी ये आंदोलन नहीं था। चलिए, ठीक है। किसी भी हिसाब से आप बोले तो मोदी जी की ये जो 10 साल है, ये काम बोलता है, और मोदी जी ठीक है, काम बोलता है और उसी के सहारे आप जीत की बात कर रहे हैं। ठीक है मनीष आऊंगा मैं आपके पास। मीनाक्षी जी जवाब देंगे आप सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही कही बीजेपी प्रवक्ता भाई ने कि शब्दों से आप इम्प्रेस तो कर सकते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और होती है। ऐसे हमारे मोदी जी भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन काम की राजनीति उन्होंने कभी नहीं करी। तो काम के मामले में आज बिल्कुल जो उनकी सरकार है वो बिल्कुल जीरो है। चाहे वो महंगाई के मुद्दे पर हो, उनका फेलियर रहा है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा रहा हो, उसमें वो फेलियर रहे हैं, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, उसमें वो फेलियर रहे हैं। आज किसानों की बात कर रहे थे कि किसानों पे मोदी जी ने उनसे वादा किया था ना कि हम 3 कानून वापस ले लेंगे। 2 साल लग गए आपको, 2 साल में आपसे बातचीत नहीं हुई किसानों से। आज जब चुनाव आ गया और वो आपके सामने खड़े हो गए तो आपने इतनी तो सुरक्षा वहां नहीं लगाई होगी चीन के उस पे बॉर्डर पे या फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जितना आपने किसान भाइयों की लगा दी जैसे वो आतंकवादी हो। आपको वो आतंकवादी नजर आ रहे हैं, अब आपको वो राजनीति से प्रेरित नजर आ रहे हैं। 2 साल कहाँ थे जब आपने उनसे वादा किया था कि हम कानून वापस ले लेंगे? बातचीत नहीं की जा सकती थी 2 साल से उनसे? आपने धोखा दिया है किसानों को, राजनीति करी है उनके साथ। तो रही बात, तो आज के टाइम में किसान परेशान हो गया आपकी उसमें, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जवानों के लिए आपने अग्निवीर लाकर उनका पूरा कैरियर बिगाड़ दिया। आज सोचिए 4 साल में बेचारे रिटायर होने के बाद क्या करेंगे। आज पूरा जवान परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है उसको। और मोदी जी खुद कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उसकी आर्थिक स्थिति गिरती चली जाती है। तो आज जब रुपया गिर रहा है तो देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है? आज जब देश कर्जे में है, अगर देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है तो मोदी जी को इतना कर्जा क्यों लेना पड़ेगा जितना 70 साल में लिया उन्होंने? 10 साल में से 3 गुना कर्जा क्यों ले लिया? अगर आर्थिक स्थिति अच्छी चल रही है देश की तो आप देश को धोखा देना बंद कीजिए, देश की जनता को धोखा देना बंद कीजिए। अब देश की जनता बहुत समझदार हो गई है और वो सब समझती है, और इस आने वाले चुनावों में वो मुद्दों पर वोट करने वाली है। समाज का एक भी वर्ग देश के कोई खुश नहीं है देश के अंदर। आप मुझे, और अभी बीजेपी पर आपने काम नहीं गिना पाए। अभी भी मैंने उनसे पूछा कि वो काम गिनाए मोदी जी के, कि उन्होंने महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी कम कर दी, उन्होंने महिला सुरक्षा में काम कर दिया, कानून व्यवस्था। अभी हमले की बात कर रहे थे, पुलवामा हमला कहीं और हुआ था क्या? 300 किलो आर्डिक्स आ गया देश के अंदर, और ऐसे सुरक्षा कर रहे हैं आप देश की, और आज तक पता नहीं चला कि 3 किलो आर्डिक्स आया कहां से। और बात करते हैं आप देश की सुरक्षा की, हमारे उसमें जवान शहीद हो गए, मैं लूंगा और ऐसे कितने हमले और भी हुए हैं देश के अंदर। तो कैसे बात कर सकते हैं कि आपके समय में देश पर हमले नहीं हुए? ठीक है मनीष जी जवाब दे दें। ठीक, पूछे कि मुद्रास्फीति की अभी दर क्या है देश में, जरा वो बता दे। आप आम आदमी के प्रवक्ता से पूछे कि क्या मुद्रास्फीति की दर है। नहीं, वो तो सिक्योरिटी को लेकर आपसे सवाल कर रहे हैं ना। वो बताएंगे ना। देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, आपने महिला सुरक्षा के लिए क्या किया बताइए? आज देश के अंदर महिला को अफेयर दर्ज करानी पड़ती है तो 2 महीने लग जाते हैं। अभी बीएचयू में आपके कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया और वहां पर उसकी अफेयर तक दर्ज नहीं हो सकी है। बताइए, आज न्याय के दर भटकना पड़ा है महिलाओं को, एक अफेयर तक दर्ज नहीं हो पा रही महिलाओं की। आज हमारी जो महिला बेटी थी, जो हमारी खिलाड़ी बेटी थी, 3 महीने जंतर मंतर पे बैठी रही और मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर में हमारी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, वहां पर मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। आज जब बंगाल में संदेश खाली के लिए ऊपर चिल्ला के गला फाड़ के आप राजनीति कर रहे हैं और देश की उसके लिए आपके मुंह में दही लग जाती है। देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर प्रश्न उठते हैं। आज जब आपके बीएचयू के जो कार्यकर्ता थे क्यों नहीं उनका एफआईआर दर्ज हुआ, जबकि वो मोदी जी के कितने करीबी थे? इसलिए और वो मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो जेल में क्यों है? आप
क्यों मुख्यमंत्री जेल में क्यों है ये बताएं आप। सुप्रीम कोर्ट और क्यों नहीं उनको बेल मिल रहा है, ये आप देश की जनता को बताएं ना। ठीक है लाइन पे आए थे ना, मनीष जी, मीनाक्षी जी, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात हम इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि हैट्रिक को लगाने के पीछे क्या कुछ स्ट्रेटेजी बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है, और ये जो मोदी का परिवार बनने की कोशिश कर रहा है, इसका अंत में फायदा किसको मिलने जा रहा है, आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि किसानों की हम बात कर रहे थे, अखलाक साहब आपके पास आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप यहां पे जुड़े हैं, और उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा हमेशा से ही गर्म रहा भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, मनीष साहब ने अभी सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो आंदोलन हाल ही के दिनों में हमने देखा था वो दरअसल राजनीति से प्रेरित था। ये बात कहने से, ये एक डायलॉग कह देने से क्या ये जो पूरा आंदोलन था वो खत्म हो जाता है, वो सारी जो बात थी या जो उसके पीछे के मुद्दे थे वो खत्म हो जाते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसी बयानबाजी करने की। ये जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन चल रहा है, ये बेहद राजनीतिक आंदोलन। इससे पहले भी जब पिछले साल आंदोलन चला, उससे पहले तो 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी जान दी, और किसान काला कानून वापस कराने। कोई भी राजनीतिक दल अगर इस तरह की चीजें करता तो कोई घर परिवार का आदमी अपना जान नहीं देगा किसी भी राजनीतिक दल के लिए, वो जान अलग की बात। तो मुझे लगता है ये शर्म आनी चाहिए जिस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी करते, मगर इस किसान आंदोलन में उनके घर का जो आय कमाने वाला एक व्यक्ति जरूर कम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी ये बात कर रहे थे कि हमला कहाँ कहाँ हुआ, तो पुलवामा हमला का जिन्होंने राज खोला सतपाल मलिक जी, उनके घर पे देखिए सीबीआई ईडी की जांच चली जाती। कोई अगर इस देश में सच बोलने का काम करता है तो सीबीआई और ईडी पहुंच जाती। बात ये लोग कर रहे थे अभी राशन की, मैं सुन रहा था बहुत गौर से कि कहते कि हम 80 करोड़ लोगों में से राशन बांट रहे हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 5 साल और 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे। हाँ। तो क्या मतलब है 5 साल अब जो हमारे गरीब लोग उनको गरीबी रखना चाहेंगे, मतलब उनका भविष्य नहीं सुधारना चाहेंगे? जो भी आंकड़े उनको दिए, मैं अगर गलत हूं तो इन्होंने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से हटाया। आऊंगा आपके पास। तो सर 25 करोड़ लोगों को हटाया, तो जो अभी बिल आया था, सदन में आया था, बजट आया था, उसमें तो अभी भी वही के गरीब उतने ही हैं। क्यों इन्होंने 80 करोड़ जो लोगों को राशन बांट रहे हैं वो कम नहीं किया? और ये अभी बात कह रहे थे गारंटी वाले लोग, अरे पेपर लीक कराने वाले गारंटी वाले लोग, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार की गारंटी वाले लोग, महंगाई बढ़ाने वाले गारंटी वाले लोग। सर ये ऐसे कैसे? लेकिन अगर आप विरोध में बैठे हैं या फिर आप अपोजिशन में, तो ये बेबुनियाद इल्जाम नहीं लग रहा आपको? महंगाई बढ़ाने वाले ये कैसे हो सकते हैं? सर जब यूपीए की सरकार थी तो इन्हीं के लोग, इन्हीं के कार्यकर्ता लहसुन और फलाना ढमाका सिलेंडर सर पे लाद के बैठते थे। हाँ। तब तो सवाल सरकार की खड़ी होती, जवाबदेही सरकार की है। एक राज्य में सुनिएगा कितने अच्छे गारंटी वाले लोग हैं। अभी जो हमारी बहन बता रही थी कि जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो बैनर लगते हैं कि 450 रुपए का हम लोग सिलेंडर देंगे। यूपी में इनकी सरकार है, दूसरा फेज चल रहा है, यहाँ ये गायब हो जाता है। यहाँ कहते हैं हम रोड पे आपको आवारा जानवर देंगे, हम आपको कोई रोजगार नहीं देंगे, आप अपने घर में खुश रहिए और हम आपको 5 किलो राशन देंगे, खाइए और जिंदा रहिए, इसी को विकास समझे। बिहार में भी ये बात कर रहे थे, हमारे दलों में आवाज उठा रहे थे कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। तो बिहार के ही इनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने तो कहा मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश जी को हटा नहीं दूंगा। और वो पगड़ी अभी तक उन्होंने खोली नहीं है। मैं तो उनको साथ देना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में जब तक तेजस्वी यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, उनकी पगड़ी नहीं हटने वाली। तो शर्म करें, ये किसानों को कहते हैं। बीजेपी के आईटी सेल के लोग बलात्कारी के इल्जाम में उनके घर पे कोई बुलडोजर नहीं चला, उनका घर नहीं खत्म हुआ, वो अभी भी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अभी ये दूसरी चीजें कह रहे तो टेनी के जो लड़के हैं, अभी हमारी बहन जो आम आदमी पार्टी की कह रही थी, उनका इन्होंने कटाक्ष करके कहा कि आपके जो 2 सांसद हैं वो कहाँ हैं। तो मैं तो पूछना चाहूंगा टेनी जी के लड़के जी कहाँ, तो इन्होंने किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, वो कहाँ है आज? तो ये जिस तरीके से किसानों को कुचलने का काम करते हैं, संविधान को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं सीनियर जर्नलिस्ट के पास चला हूं। नवीद साहब, हालांकि जो अखलाक साहब कह रहे थे उस बात में थोड़ी गुंजाइश तो मुझे भी लगती है कि भाई 80 करोड़ लोगों को आगे आने वाले दिनों में मुफ्त अनाज उनको दिया जाएगा। हाँ जी मनीष जी। ठीक, क्लैरिफाई करना चाहता था कि देखिए यूपीए की सरकार के समय में जो है एफसीआई की गोडाउन्स जो है बहुत ही बुरी हालत में होती थी। तो जो भी एमएसपी के थ्रू जो जितनी भी जो खाद्य पदार्थ आते थे वो या तो सड़ जाता था, चूहे, आप हमेशा देखेंगे न्यूज़पेपर में आता था कि चूहे लेकर चले गए, या फिर शराब की कंपनीज को जो है वो सड़ी हुई जो खाद्य पदार्थ है वो बांट दी जाती। अभी इस 10 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हो गया है,
इसके चलते जो एमएसपी से रिकॉर्ड जो खरीद होती है वो दी जा रही है। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि ये जो 80 करोड़ जनता के पास जा रही है सब गरीब है, उनका पैसा बचता है, उनके पास ज्यादा पैसा आता है। तो देखिए पहले जो है, पहले की जो हालात थी उसमें ये सारा का सारा सामान सड़ के खत्म हो जाता था और यही फर्क है इन दोनों सरकारों के आपने बीच कहा, में। मोदी तो जी ने कहा अगले 5 साल और राशन बारे मिलेगा, में तो क्या वो अभी गरीबी रेखा से निकले नहीं है क्या? क्या अभी इस देश के परिवार को आप केवल 5 किलो राशन पे ही जिंदा रखना चाहते हैं? उनके घर परिवार के लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं? उनकी बढ़ती महंगाई से जो आपने सिलेंडर बांटे थे वो दोबारा बढ़ा नहीं पाए, उस पर आप नहीं कहना चाहेंगे कुछ? तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, तो इनको अपना मर्यादा में ही बात करनी चाहिए, नहीं तो फिर इनके तो जो सुप्रीम नेता हैं और जो किस तरह से पार्टी चलती है, हम मर्यादा में ही रहने वाले लोग हैं सर, मर्यादा से हम लोग बाहर जाने वाले लोग नहीं है। हम किसानों को थोड़ी कुचल देते रोड पे चलते हुए, हमें मर्यादा पता है, संविधान भी पता है, हम संविधान से हट के नहीं जाते। आप तो गोली चलाने वाले लोग हैं, कार सेवकों पर आपने गोली चला दी। यहाँ के कोर्ट का फैसला पढ़िए सर, तब आगे गोली वाली बात पे करिएगा। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। अगर कुछ इनसे पूछो, बिना धर्म के, बिना हिंदू मुसलमान के, बिना ये पाकिस्तान और इन सब चीजों के इनके घर पेट में खाना नहीं उतरता। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान। चलिए अखलाक साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं 2 मिनट 1 सेकंड लूंगा कि 2014 से पहले देश का हिंदू मुसलमान एक थाली में खाता था, उस थाली को भी बांटने का भारतीय जनता पार्टी और इन जैसे लोगों ने किया है, हिंदू और मुसलमान करके। चलिए ठीक है, हमारी तरफ से तो मनीष जी, सबका विकास है, सबका साथ सबका विकास की बात देखा था हमने, प्रधानमंत्री जी का भी भाषण देखा था, ईद और दिवाली, होली और लाइट और कब्रिस्तान और शमशान भूल जाते हैं आप लोग। मुझे लगता है कि थोड़ी बादाम खाया करिए तो याददाश्त अच्छी ठीक है अखलाक जी, हम मुद्दे से भटकेंगे, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। नवेद साहब आपके पास आ रहा हूँ। नवेद साहब, 2019 की जो जंग थी, इलेक्शन की जंग की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में जो मुद्दे उठाए गए विपक्ष के द्वारा, उसमें बेरोजगारी, कालाधन, जीएसटी, ये तमाम मुद्दे थे और कमोबेश इस बार भी वही मुद्दे अपोजिशन लेकर उतरा है। उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये विधानसभा चुनावों की आप बात कर लीजिए या असेंबली, ये जो इलेक्शन आम चुनाव हुए थे 2019 के, उनकी बात कर लीजिए, मुद्दे कमोबेश सेम ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष अपनी बढ़त नहीं बना पा रहा है। क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, मुझे जो लगता है कोई भी मुल्क हो या कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी जमाना हो, बेरोजगारी, महंगाई किसी भी इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा होता है और होना भी चाहिए जी। क्योंकि अगर महंगाई कम हुई है या महंगाई नहीं है, हमारी जितनी आमदनी है उस हिसाब से ही हमें महंगाई का लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसी अगर किसी सरकार में इस तरह का लेवल है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और जनता उसका साथ देना चाहिए। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, कम है, तब भी उस सरकार की तारीफ करना चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार हो, किसी भी जमाने की सरकार, अगर रोजगार जनता को सरकार नहीं दे पा रही, उसके रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रही है, उसके जेब में पैसा नहीं दे पा रही है, उसके अखराजात की पूरा नहीं कर पा रही है, तो वो नाकारी सरकार कहलाती है। और जनता, आवाम उसको हराती है और कोशिश करती है कि कोई बदलाव आए ताकि महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, हमें रोजगार मिले और इस जबरदस्त महंगाई से हमें तमाम दुश्वारियों परेशानियों का सामना न करना पड़े। इलेक्शन के ये खास मुद्दे होते हैं, यानी महंगाई कम हुई है तो हम जिताएंगे, रोजगार मिले हैं तो हम जिताएंगे, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ी है तो हम हराएंगे। लेकिन असल में बात बिल्कुल आपने सही की, कई ऐसे इलेक्शन आए जहां इन मुद्दों को उठाने की कोशिश भी की गई और ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कई अच्छी बातें भी हैं, नो डाउट, इसमें बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं, बहुत कुछ अच्छा भी किया है। लेकिन भाजपा सरकार ने महंगाई को कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दी, ये कड़वा सच। अगर ग्राफ देखिए, बेरोजगारी हमेशा रही है जब से देश आजाद हुआ, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई, इसका ग्राफ अगर आप देखिए तो इस 10 साल की हुकूमत में महंगाई घटी नहीं है, बढ़ी है। कांग्रेस की बनिस्बत, कांग्रेस की सरकारों की बनिस्बत जी। इसी तरह रोजगार बढ़े नहीं है, घटे। लेकिन सर नवेद साहब, इसमें एक पेच ये भी है ना कि इन्फ्लेशन रेट जो है तकरीबन हर साल 4 से 4.5% तक बढ़ता ही है। हाँ, वो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप आंकड़ों के साथ पेश करते हैं और कुछ चीजें जमीन पर होती हैं जिसको हम और आप महसूस करते हैं, आम आवाम महसूस करती है
अगर हम अपने आसपास देखें, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में देखें, अपने दोस्तों के बीच में देखें, ये बात सच है कि रोजगार कम हुआ है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, घट रही हैं और महंगाई बढ़ी है, तो दिक्कत है। ये मैंने जमीन पे, मैं उस आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, उस सारा डाटा की बात मैं नहीं कर रहा हूं जिसको सरकारें पेश करती, जिसको एजेंसीज हायर करती है, और वो किस तरह होती है सबको पता है। उस आम मंजर आम पे आइए, आम जनता के बीच जाइए, अपने बीच पे महसूस करिए, तो कुछ दुश्वारियां हैं इसमें कोई। और इलेक्शन में ये मुद्दा होना चाहिए, और अगर ये मुद्दा हो तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो या वो हार जाए, लेकिन ये मुद्दा नहीं होता। जनता तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन बीजेपी से प्यार कर, उसे नरेंद्र मोदी से मोहब्बत है, और वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी बार बार प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की हुकूमत आती रहे। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार यही कह रहा हूं, मैं ये नहीं हूं कि किसी गजबनाक हूं तो गजबनाक हो जाऊं, और अगर मेहरबान हो तो मेहरबान, बार बार कह रहा हूं, क्रिटिसाइज कर रहा हूं, उन कमियों को भाजपा के गिना रहा हूं, और कुछ अच्छी बातें भी है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, कुछ उसने बेहतर भी किया है, इसमें कोई शक नहीं, मैं उन कमियों को गिना रहा हूं, मैं बार बार ये। तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कम किया है, डेवलपमेंट्स कम किए हैं, तब्दीलियां कम है, लेकिन जो उनकी स्ट्रैटेजी है, अपनी पॉलिसी जो उनकी है, अपने प्रचार की, जनता से कनेक्ट होने की, उसमें इमोशंस है, उसमें भावनाएं हैं, उसमें मजहब है। मजहब जो होता है ना, ये इमोशंस को अपने हाथों में जकड़ लेता है, या आपको हिप्नोटाइज कर देता है, या आपको आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जो कनेक्शन है ना इमोशंस का, तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ कमी हो सकती है, कुछ अच्छी बातें भी है, लेकिन कमी को हम इसलिए नजरअंदाज करते हैं कि हमारी रक्षक है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी परंपराएं, हमारी पीढ़ियां, हमारे भगवान, हमारे धर्म स्थल, और हमारे जातियों को बचाएगी। ये जातियों के बंटवारे से हिंदुत्व के बिखराव को रोकेगी, ये हिंदुत्व को सशक्त करेगी, ये राम मंदिर जैसे तमाम भव्य मंदिर बनवाएगी, जहां से हमारी आस्था का कनेक्शन है। ये जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, इस ताकत के पीछे वो सारी चीजें कमजोर पड़ जाती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, और मीनाक्षी जी आपके पास आ रहा हूं, और क्योंकि कांग्रेस से ये सवाल मेरा होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, तो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी ने पिछली बार हमने जब देखा था, जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, तो बड़ा हुजूम उनके साथ देखा गया था, बड़ी भीड़ उनके साथ देखी गई थी, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अब चल रही है, उसमें भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये जो भीड़ है, क्या वजह है कि जो राहुल गांधी या जो अपोजिशन मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, वो कन्वे नहीं हो पा रहा है ठीक से, कि इस तमाम भीड़ देखने को जरूर मिलती है, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाती है, वोट भारतीय जनता पार्टी को एट द लास्ट चला जाता है। कहां खामी, कहां नाकामी महसूस करती हैं एज अ अलायंस पार्टी के तौर पर आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैसेज कन्वे नहीं होता है। आज मैसेज कन्वे हो रहा है, और जनता अपने मौके का इंतजार कर रही है, जैसे मौका मिले और वो इन मुद्दों के ऊपर वोट डाले। उसको सब समझ आ रहा है। आप एक बात बताइए, जब जिसके घर में बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके घर में तकलीफ नहीं होगी क्या? जो जिसकी कमाई 10,000 या 15,000 है, वो कैसे घर चला रहे हैं? आप उनसे पूछिए वो कितने परेशान है। तो मैम इसका हल तो इसका नतीजा दिखना चाहिए था ना, जो अभी हाल ही में जो असेंबली चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, हमने देख लिया उसमें नतीजा, कहीं बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखा उलटफेर वाला। देखिए, ये असेंबली चुनाव, मैंने आपको कहा कि राज्य के चुनावों में और देश के चुनावों में, लोकसभा चुनाव में बहुत डिफरेंट है। आप जानते हैं कि गठबंधन भी देश के लिए हुआ है, क्योंकि देश के मुद्दे बहुत डिफरेंट होते हैं। क्योंकि जो केंद्र सरकार होती है उसके काम बिल्कुल अलग होते हैं। उनका काम होता है महंगाई कम करना, बेरोजगारी कम करना, देश में कानून व्यवस्था बनाना, ये सब केंद्र सरकार के काम होते हैं, जिसमें बीजेपी की केंद्र सरकार बिल्कुल विफल रही है। अभी बात कर रहे थे कि 5 किलो चने का राशन बांटने की, तो मोदी जी ने ये तो कह दिया कि अगर मैं चुनकर आऊंगा तो अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोग तो गरीब ही रहने वाले हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी, मोदी जी, इनको 5 किलो राशन नहीं, इनको सिलेंडर सस्ता कीजिए। ये 5 किलो राशन 1100 रुपए के सिलेंडर पर पकाएंगे कैसे? 5 किलो का राशन दे तो देंगे, लेकिन वो पकेगा कैसे जब उनके पास सिलेंडर नहीं होगा? तो उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनके बच्चों को, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, उनकी महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। इस 5 किलो राशन से काम चलने वाला नहीं है, और जनता इस चीज को समझ रही है, क्योंकि जनता को अब रोजगार चाहिए। कब तक बेरोजगार रखेंगे अपने बच्चों को वो लोग, बताइए? तो उनके पास मुद्दे नहीं है वोट करने के लिए। तो इस बार जनता समझदारी से काम लेगी, और अब देखिएगा
इस बार के लोकसभा इलेक्शन में आपको बहुत ही अचंभित करने वाले रिजल्ट मिलेंगे कि जब जनता दिखाएगी कि जनता की ताकत क्या होती है। ठीक है मनीष जी, आपने सुन लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी इंपैक्ट आपको दिखेगा और ये लोकसभा चुनाव असेंबली इलेक्शन से किस तरह से अलग होंगे और किस तरह से रिजल्ट पलटेगा उसके आप भी गवाह बनने वाले हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में मैंने उस वाली बात। देखिए अचंभित तो वो पिछली बार भी अचंभित हुई थी और इस बार भी वो रेडी ही रहे। अचंभित तो होंगी ही, क्योंकि उनकी बातें जनता तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि बहुत इनसिंसियर बातें होती हैं। तो जिसका शीर्ष नेता ही जो है वो जब बातें करे तो उसका कोई क्रेडिबिलिटी ना हो तो फिर आप क्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी पार्टी को देखें और जिस तरह से हम लोगों ने ये पिछले 10 साल में सरकार चलाया है, तो हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही थी, अगर आप देखेंगे तो उसमें 99% बातें जो है वो 100% जो है वहां से उन बातों को हम लोगों ने जो लिख करके दिया था अपने वोटर को, उन्हें हम लोगों ने पूरा किया। तो जहां तक राम मंदिर का सवाल है वो हमारे मैनिफेस्टो में था, हम लोगों ने उसे जनता के सामने भव्य श्री राम मंदिर बन के आया। हम लोगों ने आर्टिकल 360 के बारे में, जो आपका 316 है, उसके बारे में इतने सालों से हम लोग बातें करते आ रहे हैं और हम लोगों ने करके दिखाया। और कश्मीर, आज आप जानते हैं कि कश्मीर किस तरह से अब ग्रोथ पाथ पे है। तो जितनी भी मैनिफेस्टो की हमारी जो मेन मुद्दे थे, और जहां तक रोजगार की बात है तो देखिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और इतने सारे जो स्टार्टअप के प्रोग्राम्स हैं और जो हमारा जो आपका बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ये समझ में आनी चाहिए, लोगों को समझ में आ रहा है कि देखिए देश बदल रहा है। अगर देश को 2047 तक विकसित देश बनना है तो उसका एक पाथ होता है, एक ग्रोथ पाथ होता है। तो मुझे आप ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया है देश की जनता को? ये सिर्फ कंप्लेन करते हैं, ना काम करते हैं, ना उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव विजन दिया है। करप्शन में माहिर है। दोनों पार्टी की बात करें तो क्या देश की जनता बेवकूफ है? उन्हें नजर नहीं आता है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो देखिए हमारी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले 10 साल से है। कोई बता दे कि कोई भी करप्शन का कोई एक भी छोटा सा भी चीटा आया हो, बट दोनों पार्टी की तरफ से जो है करप्शन के कई सारे केसेस, और वो सपोर्ट करते हैं इनको। वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि करप्शन की पराकाष्ठा पहुंच गई। वो लालू यादव और तेजस्वी यादव, इनके ऊपर सीरियस करप्शन चार्जेस, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्टालिन को कर रहे हैं सपोर्ट। वहां पर भी जो सनातन धर्म के बारे में जिन्होंने इतनी मतलब क्या बोले, उसकी बहुत इतनी खराब बातें बोली, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए देश की जनता बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके विरोध में है। देश की गरिमा, देश की संस्कृति, इन सबका इनको कोई ख्याल नहीं है और सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। बट हमारी जो राजनीति है वो जोड़ने की राजनीति है। और जब 11 करोड़ मकान लोगों को मिलता है तो क्या धर्म देख करके मिलता है? क्या जाति देख करके मिलता है? क्या जो इतनी भी योजनाएं चल रही है प्रधानमंत्री की, तो ये लोगों को दिखता है और इसी के चलते लोगों का विश्वास हमारी पार्टी पर है और एनडीए पे, और इसी चलते ये वोट मिल रहा है। तो देखिए ये सारी बातें और जितने आरोप प्रत्यारोप हैं इस तरह का लगता ही रहता है, लेकिन देश की जनता बहुत ही समझदार है और उनको पता है कि क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पिछले 60 साल में जो है वो टॉयलेट पर भी ध्यान नहीं दिया गया, रोड्स पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, ये बेसिक चीजें जो थी 60 साल जिसने देश चलाया उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तभी तो आज इन सब जो बेसिक सुविधा है उसके बारे में हमारे यहाँ बातें हो रही है। क्यों बातें हो रही है? क्योंकि किसी ने देश को बहुत ही खराब ढंग से चलाया। इतनी सारी जो है करप्शन चार्जेस उनको लगे तो उन्होंने काम नहीं किया। तब जाकर के इस सरकार के आने के बाद से और वाजपेयी जी के आने के बाद से देश की हालात बदली है और उसके बाद से, और ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। और शायद यही कारण है कि देश की जनता को मोदी जी पे भरोसा है, उनकी गारंटी पे भी भरोसा है। ठीक है, मोदी जी की बातों पर, उनकी गारंटी पर भरोसा है, इसीलिए तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तमाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं। अखलाक साहब, मैं अपने भाई की हमसे सीनियर सुन रहा था, कोई एक चुनावी स्पीच मुझे लग रही, जिस तरीके से मैनिफेस्टो लोग दाखिल करते हैं वही लग रहा। उन्होंने तो कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर किसानों के अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, इस देश का प्रदेश और युवा खुश रहेगा। वो भी तो मैनिफेस्टो में था, वो भूल जाते हैं ये लोग। उन्होंने कहा समाजवादियों ने काम नहीं किए। अरे सर, 6 साल की आपकी सरकार है, हमारे ही काम का फीता काट रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो समाजवादियों ने करके दिखाया है वही कर रही है, चाहे पुलिस को हाईटेक करने का काम हो, चाहे 10-90 देके हमारी महिलाओं को सुरक्षित करने का काम हो,
चाहे रोजगार दे के काम हमने कर किए हैं, और एक काम नहीं, कम से कम सैकड़ों काम है जो हमने 5 साल में करके दिखाए। किस मुंह से आप कहते हैं कि समाजवादियों ने काम नहीं किया? हमको तो जब मौका मिला हमने काम किया, वो करके दिखाओ, करके दिखाएंगे आगे। अभी रुकिए सर, अभी बहुत वक्त है। ये जो सत्ता का गुरूर है ये बहुत जल्दी दूर होगा, चाहे यूपी हो चाहे देश हो। देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो क्यों आई। गरीबी और इन चीजों की आप बात नहीं करेंगे, देश में क्या हो रहा है, एनसीआरबी के आंकड़ों की आप बात नहीं करेंगे, यूपी में क्या हालात है। यूपी में ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर। आप बात कर रहे थे रोड की, सड़क की, पीडब्ल्यूडी की। अरे आपकी बनाई हुई रोडें हमने देखी, कल हमारे लखनऊ में बारिश हुई है, विकास नगर एक एरिया है, उसकी रोड ऐसे बैठ गई है जैसे आप देखेंगे तो मुझे लगता है शर्म आएगी इनको। और बात करें तो इनकी ही पार्टी में एनडीए के साथी ओम प्रकाश राजभर साहब, उनके जाके ट्विटर देखिएगा, जब वो विपक्ष में थे तो रोडें उखाड़ा करते थे ऐसे जाके, और हम लोग ने बताया है भी सीतापुर के गांव में जो रोड बनाएगी कैसे बनाएगी। भ्रष्टाचार टोटल हो रहा है। और अभी ये बात कर रहे थे नहीं सर, अखलाक साहब, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्यों आप अपोजिशन का जो ये काम है क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बढ़ चढ़कर आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं दिखाते? अपोजिशन लगातार भाई सवाल उठा रही है, अपोजिशन तो जैसे कह रही। और अच्छा देखिए, जो भ्रष्टाचारी है निकलता है, मान लीजिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री के जो कांग्रेस के थे पहले, अब बीजेपी में चले गए, उनके ऊपर ईडी सीबीआई ने भ्रष्टाचार का आरोप था। 61 पन्नों की सूची बीजेपी वालों ने दाखिल करी थी, मगर वो बीजेपी में चले गए, इनके वॉशर मशीन में धुल गए, वो पाक साफ हो गए। हेमंत जी की बात कर रहा हूँ, वो पाक साफ हो गए। तो ये लोग तो ऐसे लोग हैं, इनके यहाँ इतना बड़ा वॉशर मशीन रखा है कि कोई भी आए जिसके ऊपर आरोप लगा दो, बस इनकी पार्टी में आ जाए, वो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही पैदा हो। ठीक है मीनाक्षी जी, आपको भी कहीं नहीं लगता कि अगर आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि करप्शन होता है? मनीष जी मैं आऊंगा, थोड़ा वक्त कम है मेरे पास, मैं थोड़ा वक्त देना चाह रहा हूं। मीनाक्षी, आपको नहीं लगता कि कहीं जिस तरीके से वक्त बहुत कम रह गया है तो जनता के बीच में आपको उतरना चाहिए था, बढ़ चढ़कर बहुत जोर की आवाज के साथ आपको इन मुद्दों को उठाना चाहिए था? बहुत ज्यादा चलिए ठीक है, मीडिया चैनल्स को लेकर आप लगातार इल्जाम लगाते हैं, वो बात कुछ और है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपोजिशन का। देखिए, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो केंद्र सरकार की जो नाकामी है उनके खिलाफ बहुत ही जोर शोर से आवाज उठाती हुई आई है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम बहुत तरीके से आवाज उठा रहे हैं। और अभी तो आप देखिएगा, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश की जनता के सामने सच्चाई ला सकें। वैसे तो देश की जनता खुद उसको महसूस कर रही है, उनकी नाकामियों को, क्योंकि चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे फिर वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, लेकिन हम हर चीज में बढ़ चढ़कर आवाज उठा रहे हैं क्योंकि जहां भी देश की बात आती है, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से आज बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिस तरीके से तानाशाही से सरकार चला रही है, और जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है, उसमें आम आदमी पार्टी ने खुलकर विरोध किया है उसका कि हम अपने देश में तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हमने हर चीज के लिए, चाहे हमें कुछ भी करना, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, या हमें कुछ भी करना पड़ा, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस चीज में कि हम किसी भी तरीके से देश के अंदर देश के लोगों का अहित नहीं होने देंगे और देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। आपने कितने सारे हमारे प्रदर्शन देखे होंगे, आए दिन हम प्रदर्शन करते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जब भी लोकतंत्र के खिलाफ कोई बीजेपी या कोई काम करती है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो बढ़ चढ़कर इन चीजों में हिस्सा लेती है। चलिए ठीक है मीनाक्षी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। नवेद साहब आपके पास आ रहा हूँ और बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। अखलाक साहब, थोड़ा वक्त कम है, मैं नवेद जी के पास जाना चाह रहा हूँ। नवेद जी ठीक है, अखलाक साहब का सुन लेते हैं जी। नवेद साहब, बहुत छोटे से संक्षेप में समझना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम मोदी की गारंटी के दम पर वोट मांग रहे हैं और इसी की बिना पर हम जीतेंगे, दूसरी ओर लगातार वो बाकी पार्टियों को जोड़ तोड़ की सियासत भी कर रही है, चाहे वो नीतीश कुमार का रहा हो, बाकी राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इसी बिना पर हैट्रिक लग पाएगी या सिर्फ मोदी की गारंटी ही काफी रहेगी? बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा आपसे। मैं बहुत कम अल्फाज में ये बात कहूंगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी और विकास के ऊपर वोट मांग रही है, लेकिन फिर भी वो अपना कुनबा बनाने की कोशिश कर रही है। कोई बच्चा अगर टॉप करना चाहता है तो वो एक नंबर पर भी काम करेगा, वो एक उत्तर को भी और फिनिशिंग करेगा, उसको और खूबसूरत बनाएगा। तो चारों तरफ से अपनी मजबूती करना किसी भी दल के लिए जरूरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपनी चारों तरफ से मजबूती कर रही है। भाजपा विकास पर भी मांग रही है, मंदिर पर भी मांग रही है, जोड़ तोड़ भी कर रही है, परिवार भी बढ़ा रही है। तो
तो मैं समझता हूं हर दल को यही करना चाहिए है। अगर हम मजबूत भी हैं तो और मजबूत हो जाएं, और मजबूत है तो और हो जाएं। ठीक की कोशिश करेंगे तो 75+ आएंगे। ठीक है, तो खुद को मजबूत करने की कोशिश हर पार्टी करती है, जाहिर तौर पर सियासत इसी का नाम है। बहुत शुक्रिया मनीष साहब आपका, अखलाक साहब आपका, मीनाक्षी जी आपने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा, और नवेद शिको साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे। तो अब लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुद्दों को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब देखना यही होगा कि मैं मोदी मेरा परिवार या मोदी का परिवार, ये जो मुद्दा है आगे आने वाले दिनों में सियासत में किस तरह से तैरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बेबाक मुंसिफ में इतना ही। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।